नमस्कार, कमोडिटी 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। शुरुआत यहां पर चावल के साथ कर लेते हैं, जहां पर खबरें हैं कि बासमती चावल के एक्सपोर्ट में करीब 17% की बढ़त हुई है। एक्सपोर्ट बढ़ने से देश की सप्लाई और कीमतों पर क्या असर रह सकता है? क्या हमारे पास एक्सेस राइस है? किस तरह की सरकारी प्रोक्योरमेंट है? इन सभी सवालों के जवाब के लिए हम चलते हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ राइस एसोसिएशन के विजय सेठिया के साथ। विजय जी नमस्कार। नंबर्स तो यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं और जो शुरू में कंसर्न्स थी कि चावल कितना है या पर्याप्त है देश के लिए, वो सारी चिंताएं भी अब यहाँ पर हटती हुई नजर आई हैं। एक्सपोर्ट पे ही सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे किस तरह के आंकड़ों के साथ काम हो रहा है? ऐसा है कि बासमती की क्रॉप लास्ट ईयर बहुत अच्छी हुई है और गवर्नमेंट पॉलिसी से भी एक फायदा पहुंचा है कि फाइनेंस इजीली अवेलेबल है राइस इंडस्ट्री को, और राइस इंडस्ट्री का जो काम करने का तरीका है वो भी चेंज हुआ है। ये बायर्स की मार्केट के बजाय सेलर्स मार्केट बन गई। लोगों ने परचेज करने के बाद सही मार्जिन पे अपने राइस को सेल करना शुरू किया। उससे 20% तो मैं समझता हूँ कि रियलाइजेशन ही इम्प्रूव हुई है और किसान को भी पिछले सालों से 20% पैसा ज्यादा मिला है। इंडस्ट्री ने भी पैसा कमाया और फार्मर ने भी पैसा कमाया। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट, क्योंकि हमारे यहाँ जितनी भी स्टेट्स हैं नॉर्दर्न इंडिया में या बाकी भी इंडिया, तो एग्रीकल्चर प्रमुख देश है। तो जब हमारा एग्रीकल्चर ज्यादा है तो इंसेंटिव जो होने चाहिए फूड प्रोसेसिंग में ज्यादा होने चाहिए। हमारे नॉर्दर्न इंडिया में आप देखेंगे कि ना पंजाब ना हरियाणा में फ्लोर मिलें नहीं है। राइस इंडस्ट्री अपनी हिम्मत से निकल गई है। तो अगर गवर्नमेंट कमोडिटीज के ऊपर इंसेंटिव, इंडस्ट्री को इंसेंटिव देती है, तो सारी इंडस्ट्रियां राइस की तरह परफॉर्म करेंगी। जी तो विजय जी, जैसे आपने कहा कि एक्सपोर्ट नंबर्स बेहतर नजर आते हैं, जो ये 17% का आंकड़ा है, आप कितना उससे अग्री करते हैं? आगे जाके अब जिस तरह की प्राइस स्टेबिलिटी हमने आते हुए देखी है, क्या वो भी सस्टेनेबल है? हाँ बिल्कुल सस्टेनेबल है, क्योंकि अगर मैं देखता हूँ तो हमारा एक इम्पॉर्टेंट बायर जो इराक है, इराक करीब 45% उन्होंने कम राइस प्रोक्योर किया है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर दिस क्वार्टर। तो मैं समझता हूँ कि मार्केट में डिमांड भी बनी रहेगी, प्राइस भी अपनी इस मजबूती पे बने रहेंगे। किसानों को इस साल अच्छा पैसा मिला है, जिसके लिए मैं समझता हूँ कि ये नॉर्दर्न स्टेट्स की गवर्नमेंट जो इतना, या सेंट्रल गवर्नमेंट जो इजी फाइनेंस अवेलेबल है, वेयर हाउसिंग फाइनेंस अवेलेबल है, तो उससे लोगों की होल्डिंग पावर बढ़ी है और बार्गेनिंग पावर भी बढ़ी है। तो मैं समझता हूँ कि फार्मर के लिए और बासमती के लिए फ्यूचर अच्छा है। और जिस तरह से हम सरकारी प्रोक्योरमेंट यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि माना जा रहा है कि 66 मिलियन टन है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में तो अच्छे खासे नंबर्स हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? नॉन बासमती के अंदर भी आप देखिए कि प्राइसेस तो बढ़े हुए हैं, वो एक कंसर्न वाला एरिया है। गवर्नमेंट ने 20% एक्सपोर्ट टैक्स भी लगाया, लेकिन फिर भी नंबर्स उसके अभी भी हायर साइड पे हैं जी। तो मैं समझता हूँ कि वो पॉलिसी कुछ समय तक अभी सरकार जारी रखेगी, ताकि इंडिया में नॉन बासमती चावल का जो आम आदमी के खाने की चीज है उसके प्राइसेस ज्यादा ना बढ़ जाएं। लेकिन उसके अंदर भी रियलाइजेशन इंप्रूव हो रहा है और एक्सपोर्ट इंडिया अपनी क्वालिटी से मेंटेन कर रहा है। चलिए, तो चावल एज अ सेक्टर, जैसे विजय जी हमें बता रहे हैं कि थोड़ा सा बेहतर यहाँ पर परफॉर्म करता हुआ नजर आया है, भाव सस्टेनेबल हैं, बासमती का एक्सपोर्ट अच्छा खासा है और सरकारी प्रोक्योरमेंट जो भी है वो भी पिछले साल से थोड़ी बेहतरीन है। तो जो कंसर्न्स थी वो फिलहाल यहाँ पर हटती हुई नजर आई हैं। विजय जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और पूरे ही राइस पैक पे बात करने के लिए। बात अब यहाँ पर हम दालों की भी कर लेते हैं, खास करके तुअर की, जहाँ पर कीमतों में करीबन 150 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़त हमने पिछले एक दिन में ही यहाँ पर आते हुए देखी है। हमारे साथ ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुरेश अग्रवाल हैं। सुरेश जी नमस्कार। आवक बाजार में बहुत अच्छी नहीं है, इवन एज फसल अच्छी होने की उम्मीद थी, और भावों में लगातार, चाहे वो लातूर है या फिर कर्नाटका, हमने भाव बढ़ते हुए ही देखे हैं। कैसे देखते हैं आप इन करंट प्राइसेस को? नहीं, इस बार कर्नाटक में जो तुअर का उत्पादन हुआ है उसमें कुछ बीमारी लगी है, कुछ पानी की वजह से कर्नाटक में लगभग 20 से 22% तुअर का उत्पादन घटा है। कुछ महाराष्ट्र में भी उत्पादन घटा है तुअर का। इन दोनों के कारण अभी 27 तारीख को मीटिंग हुई थी, 27 जनवरी को हमने ये सब बातें उनके सामने रखी और सरकार ने देश के बाहर से तुअर आयात करने का निर्णय भी लिया है, चाहे जिम्बाब्वे हो, चाहे बर्मा हो, चाहे मलावी हो, चाहे साउथ अफ्रीका के अन्य द्वीप हो। तो सरकार वहां से लगातार मंगाने का प्रयास कर रही है।
एक चीज के कारण उत्पादन में किसान की कम रुचि हो रही पिछले 3 साल से। जी। सरसों और राइन सीड में काफी अच्छे दाम किसान को मिले, कपास में अच्छे दाम मिले हैं, तो उनका जो रुझान है तुअर के प्रति, उड़द के प्रति, वो दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। तो इस बार 27 तारीख को ये बात भी मैंने रखी कि हिंदुस्तान के किसान को 80 रुपए उड़द, तुअर और इसकी कीमत मिलना चाहिए, तभी हम जाके 3-4 साल में आत्मनिर्भर बढ़ेंगे। अभी प्राइस 2-1 रुपए बढ़ी है, थोड़ी बहुत 1-2 रुपए और बढ़ेगी, फिर जब बाहर से माल आएगा तो ये यहाँ के सटल हो जाएगी। पर उत्पादन घटता है तो कीमतें बढ़ना लाजमी है, चाहे वो 2 रुपए बढ़े चाहे वो 10 रुपए बढ़े। तो हम ये देखते हैं कि 5-10 रुपए भविष्य में तुअर में आके उछाल आ सकता है, और वो निर्भर करेगा देश के बाहर से कितना माल भारत सरकार यहाँ मंगाने में सफल होती है, कितने जहाज आते हैं और कितना उत्पादन आता है। एक चीज और मैं बता दूं कि बर्मा में जो तुअर है वो भी काफी मात्रा में है, वो भी यहाँ अभी आने वाली है, साउथ अफ्रीका के साथ साथ बर्मा की भी, तो वो थोड़ा सपोर्ट करेंगे, तो वहाँ जाके कुछ 5-10 रुपए बाद प्राइजेस रुक जाएगी। तो सरकार को अगर देश में उत्पादन बढ़ाना है तो समर्थन मूल्य पे किसानों को इस बात की चिंता करनी पड़ेगी कि देश का किसान अधिक से अधिक तुअर और उड़द बोए। ये तो बात हुई तुअर की। और सुरेश जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बाकी दालों के यहाँ पर क्या हाल है, क्योंकि एमएसपी के करीब और ऊपर आते हुए हमने ज्यादातर दालों के भाव देखे हैं आते हुए, क्या यहाँ पर भी एक सपोर्ट सिस्टम बरकरार है? हाँ, देखिए, एमएसपी से ऊपर मूंग की दाल जा रही है, मूंग का उत्पादन बहुत अच्छा बढ़ा है जी। हम अगर 3-4 साल की तुलना करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो मूंग का समर्थन मूल्य बढ़ा के काफी 77 रुपए लगभग कर दिया है। तो देश में मूंग का उत्पादन काफी बढ़ा है, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे राजस्थान में। तो हम मूंग में तो आत्मनिर्भर हो गए। उड़द में जरूर हम समर्थन मूल्य से 4-5 रुपए ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि ये बारिश में उड़द की फसल इस प्रकार होती है कि जरा सा भी अधिक पानी चला जाए तो वो डैमेज होती है। तो ये एक चिंता का विषय है। मगर हम इसको भी ध्यान रखते हैं कि देश के बाहर बर्मा की जो है उड़द की फसल फरवरी में इंडिया आती है, फरवरी-मार्च में, तो उन दोनों के कारण अभी भाव स्थिर रहेंगे। मगर सरकार को उत्पादन बढ़ाने में चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि चने का अगर हम देखें तो पिछले 2 साल के चने की कीमतों में काफी कमी रही है, क्योंकि चने का उत्पादन भी बढ़ा है, गुजरात में भी बढ़ा है, अन्य राज्यों में भी बढ़ा है, सरकार के पास भी बफर स्टॉक काफी मात्रा में है। तो 2 साल से उड़द लगभग एमएसपी से चना लगभग एमएसपी से नीचे है, और उड़द में जरूर हम देखते हैं कि थोड़ी बहुत कमी है इस साल, तो उसमें भी 2-4 रुपए का उछाल आ सकता है। उत्पादन कम होगा तो कीमतें बढ़ना लाजमी बात है। एब्सोल्युटली। और दालों में यहाँ पर एक प्राइस मूव ऊपर की तरफ देखने को मिला भी है। चने को छोड़ दें तो तुअर उड़द में यहाँ पर बढ़त जारी है, और जैसे कहा गया कि यहाँ से भी हल्की तेजी की एक्सपेक्टेशन आगे जाकर है। बहुत शुक्रिया सुरेश अग्रवाल जी, साथ जुड़ने के लिए, दालों पर बात भी करने के लिए। हमारे साथ हमारे गेस्ट भी जुड़ चुके हैं, कॉम ट्रेंड्स के डायरेक्टर टी ज्ञानशेखर और IIFL सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता। आप दोनों का भी कार्यक्रम में स्वागत है। ब्रेक में जाएं और नॉन एग्रो की बात करें, उससे पहले आप दोनों की एग्री टॉपिक्स भी यहाँ पर लेना चाहेंगे। आपसे अनुज पहले जानना चाहेंगे, ओवरऑल एग्री स्पेस में आप कहाँ देखते हैं कारोबार के मौके? मुझे देखिए, एग्रीकल्चर कमोडिटी में एक थोड़ा सा हम दबाव देख रहे हैं, चाहे वो स्पाइसेस हो चाहे ग्वार हो, कहीं ना कहीं हायर लेवल पर जो प्राइस है वो टिक नहीं पा रहे हैं, तो एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हम ग्वार को देख सकते हैं वेरी शॉर्ट टर्म के लिए। हमें लगता है कि एक सेलिंग प्रेशर ग्वार में रहेगा, तो ग्वार में बिकवाली की सलाह रहेगी करीबन 5,950 में, स्टॉप लॉस 6,100 का रहेगा, टारगेट नीचे करीबन 5,650 तक देखने को मिल सकता है। वहीं अगर देखें तो दूसरी तरफ कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर भी हमने यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा है, तो कॉटन सीड ऑयल केक में भी बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं करीबन 2800 के आसपास, 2890 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट नीचे 2650 तक देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, तो चाहे वो गुआर एज अ पैक हो या कॉटन सीड ऑयल केक है, यहाँ पर दबाव आगे बरकरार रह सकता है। ज्ञानशेखर, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल बाजार और एग्री स्पेस में, कहीं पर अगर आपको लगता है कि एक ट्रेंड है जो बाजार को एज ऑफ नाउ वॉच करना चाहिए? देखिए, कॉटन में थोड़ा दबाव है बिकॉज ऑफ द अराइवल सीजन दैट्स बीइंग सीन, बट व्हाट वी आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड इज इंटरनेशनल प्राइसेस आर हैविंग एन इम्पैक्ट। वो इतना गिर नहीं रहा है, इट इज कंसोलिडेटिंग ओवरऑल। तो मेरे ख्याल से जो भी डोमेस्टिक प्रेशर है विल बी वेरी लिमिटेड, सो मैं इतना बैरिश नहीं हूँ कॉटन में। In fact, I'm rather looking to look to buy on any dips. Of course, we don't have a valid contract, and hopefully something will be coming up next week in MCX.
लेकिन इंटरनेशनल प्राइसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रहा है, दैट इज द एनसीसी, दैट्स नेशनल कॉटन काउंसिल। उनका एस्टिमेट देने वाले हैं इन द कमिंग संडे, एंड मंडे कुड बी अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट फॉर कॉटन। तो थोड़ा बुलिश लग रहा है मुझे कॉटन एक्चुअली, इन स्पाइट ऑफ द अराइवल्स दैट आर हैपनिंग हियर। मेरे ख्याल से कॉटन विल बी द टॉप पिक। ऑलराइट, तो कॉटन पे यहाँ पर नजर रखें। आपको याद दिला दें कि अगले हफ्ते यानी कि 13 फरवरी को यहाँ पर MCX का कॉटन वायदा भी लॉन्च हो जाएगा। और जैसे ज्ञान शेखर कह रहे हैं कि वीकेंड पे जो यहाँ पर खबर आएगी उससे मंडे को कैसे कारोबार होगा कॉटन में, ये एक ऑफकोर्स देखने वाली बात है। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर नॉन एग्रो कमोडिटीज की करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सोने, चांदी, मेटल्स और कच्चे तेल में कैसे करें कारोबार, क्या बनाएं स्ट्रैटेजीज, बताएंगे आपको।